बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे वज़ीर आला हाउस में होने वाले इजलास और मीटिंग के हवाले से, जिसमें मुख्तलिफ़ उलमाए कराम ने और तमाम मकातब फ़िक्र के जय्यद उलमाए कराम ने शिरकत की। और आपको ये बताते चलें कि अब ये फ़ैसला हो गया है कि कल 12 से 3 बजे तक सख्त लॉकडाउन किया जाएगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि जो उलमाए कराम इस मुलाकात में या इस इजलास में शरीक थे, उनमें जो है वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, मुफ्ती आबिद मुबारक, मुफ्ती रफ़ीउर रहमान साहब और इसके अलावा डॉक्टर अब्दुल बारी ख़ान भी मौजूद थे, जो कि CEO हैं इंडस हॉस्पिटल के और इंडस हेल्थ नेटवर्क के। यहाँ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि 2 रोज़ क़बल उलमाए कराम की जानिब से हालांकि ये ऐलान भी किया गया था कि मसाजिद में अब लॉकडाउन की पाबंदी नहीं की जाएगी, लेकिन वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और डॉक्टर्स जो थे उनके कन्विंस करने के बाद ये ऐलान सामने आया कि अब इस लॉकडाउन की पाबंदी होगी मसाजिद में, यानी कल जुमे के रोज़ 12 से 3 बजे तक मसाजिद में लॉकडाउन की पाबंदी की जाएगी। बहरहाल नाज़रीन, हमारे इस वक्त मुल्क में कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की क्या पोजीशन है, ख़ास तौर पे सिंध या कराची की अगर बात करते हैं तो इस वक्त किस हिसाब से पेशेंट्स प्रेजेंट होते हैं। एक बहुत बड़ा लोड जिसे कहना चाहिए वो है इंडस हेल्थ नेटवर्क के ऊपर इस वक्त, क्योंकि कोरोना के पेशेंट्स का वहाँ इलाज किया जा रहा है और ख़ास तौर पे कोरंगी के इलाके में होने की वजह से चूँकि वहाँ कोई दूसरा ऐसा बड़ा हॉस्पिटल मौजूद नहीं है जो कि अंडर वन रूफ ये तमाम जो सहूलियात हैं या ट्रीटमेंट्स वो ऑफ़र कर रहा हो, तो इसलिए इंडस हॉस्पिटल पे वैसे भी आम दिनों में पेशेंट्स का काफ़ी रश रहता है और अब कोरोना वायरस के इस फैलाव के बाद से मज़ीद रश वहाँ रहता है। कितने पेशेंट्स आते हैं, क्या इस वक्त सिचुएशन है, इस हवाले से हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल बारी ख़ान साहब, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं इंडस हेल्थ नेटवर्क के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर। वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का करम सर, मैं ठीक हूँ। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने वक्त में से, अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल के आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। सर, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त क्या पोजीशन है। अगर मैं आपसे एक जनरल सवाल ये करूँ कि जब से कराची या पाकिस्तान में पहला केस नमूदार हुआ या प्रेजेंट हुआ, उसके बाद से लेके अब तक रोज़ाना की बुनियाद पे आने वाले पेशेंट्स की तादाद की अगर बात की जाए तो क्या ये रुझान कम हुआ है, बरकरार है या बढ़ रहा है? अभी तक तो पिछले जब लॉकडाउन से पहले तक ये बरकरार था, बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रहा था, लेकिन कुछ दिनों में अभी इसमें थोड़ी तेज़ी भी आई है और वो एक्सपेक्टेड भी थी कि जब लॉकडाउन थोड़ा सा ईज आउट होगा तो लोग बाहर होंगे तो उसमें निकलेंगे तो पता लगेगा। तो पिछले 2-3 दिन में कुछ सीरियस पेशेंट भी आ रहे थे हमारे पास, तो हमारा पूरा कोविड यूनिट 20 बेड का है, वो फुल भरा हुआ है। उसमें से 10 पेशेंट वेंटिलेटर के ऊपर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 पेशेंट वेंट से ऑफ भी हुए हैं आज, जो कि बहुत ही आज टीम के लिए बहुत मोरल बूस्टिंग था कि इस वेंटिलेटर से निकलना बहुत ज़रा मुश्किल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हो रहा है, लेकिन कुछ इस किस्म की भी कुछ 2-3 दिन में कुछ सीरियस पेशेंट्स भी आए हैं, ब्रॉड डेड भी आए हैं और टर्मिनली गैस्प करते हुए मरीज पहुंचे हैं। तो उसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी हुई है कि ये कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं पड़ रहे, लेकिन देखें आज तो कोई ऐसे नहीं आए। लेकिन ये है कि जी मेरे लोगों से ये इल्तिजा है कि जी हम ये जो लोगों को कहते हैं कि जी अपने घर के अंदर रहें, बिला ज़रूरत बाहर ना निकलें, उस मुल्क के लिए, लोगों के लिए और ख़ास तौर पर अपने प्यारों के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि जब बाहर निकलते हैं तो कोई इस किस्म की मिक्सिंग होती है, किसी रश में जाते हैं तो वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है और फिर जब घर जाते हैं कोई भी नहीं चाहता कि उसके वालिदैन को या उनके बच्चों को कोई मर्ज लगे। इसलिए मेरी इल्तिजा है, इससे बिल्कुल रिक्वेस्ट है, खुदा के लिए ज़रूर घर से बाहर ना निकलें। डॉक्टर साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो मर्ज है क्या इसकी शिद्दत पाकिस्तान या इंडिया में कम है वेस्ट के मुकाबले में, अमेरिका के मुकाबले में, जिस वजह से ये कम फैल रहा है, या क्या बात है? देखिए, एक तो ये है कि थोड़ा सा इस पर हम ज़्यादा कह नहीं सकते कि कम फैल रहा है, क्योंकि हमारे टेस्ट बहुत कम हुए हैं ना। टेस्ट की, क्योंकि किट्स की शॉर्टेज थी, दुनिया भर में शॉर्टेज है, यहाँ पहुँचना भी मुश्किल था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं हुए हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो टाइजिटी बढ़ रही है, थोड़ा सा लगता है कि वो उतनी वेरिएंस नहीं है, लेकिन
हम ज़्यादा खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर टेस्ट ज़्यादा होंगे तो उसमें परसेंटेज ज़्यादा निकलेगी कि ज़्यादा लोगों को जब टेस्ट होंगे तो पॉजिटिव पता लगेगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा सीरियस पेशेंट्स का आना अभी नज़र नहीं आता है। लेकिन ये जो चीज़ थोड़ी सी परेशानी जब हुई थी, जब इस किस्म के केसेस आ रहे थे कि जी बहुत इमरजेंसी से, क्योंकि हमारे पास पहले कभी ऐसा नहीं था कि इमरजेंसी में आके कोई डेथ हुई हो, तो इमरजेंसी में 4-5 जिनका फिर हमने स्वाब भी ले लिया था, टेस्ट भी कर लिया था और वो फिर पॉजिटिव भी आए, तो ये थोड़ी सी तशवीश हुई थी। लेकिन आज अगर ऐसा कोई नहीं आया तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। लेकिन ये है कि अभी जो है टेस्टिंग कैपेबिलिटीज बढ़ गई हैं, किट्स ज़्यादा आ गई हैं। हमने सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी काफ़ी ऑर्डर दिए हुए, तकरीबन 1.5 लाख टेस्ट के ऑर्डर हुए थे, उसमें से कोई 50-60 हज़ार आ चुके हैं और कुछ फेडरल गवर्नमेंट से भी भेज दिए हैं थोड़े से। तो ये हम लोग अब टेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसलिए अभी 2-3 दिन के अंदर जब टेस्ट ज़्यादा होंगे तो उसमें हम ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकेंगे कि क्या ये बढ़ रहा है या स्टेबल हो रहा है। लेकिन ये कि अगले 2 हफ्ते बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उसके अंदर अंदाज़ा होगा कि ये चीज़ें बढ़ रहे हैं नहीं बढ़े, क्योंकि डेथ बढ़ी है। कल 111 थी, आज 132 हो चुकी हैं, तो ये थोड़ी बड़ी है। वेंटिलेटर्स पे भी मरीज ज़्यादा हैं, जैसे कि कल डॉक्टर जफर ने बताया था कि 44 पेशेंट वेंटिलेटर के ऊपर हैं और वेंटिलेटर वाले पेशेंट उनका वेंटिलेटर से वापस होना ज़रा परसेंटेज कम है। सर यहाँ ये भी मैं जानना चाहूँगा कि क्या ऐसे भी मरीज मौजूद हैं जिनको मामूली सी खांसी, नज़ला या बुखार होता है और वो कोविड-19 पेशेंट्स होते हैं, या जितने पेशेंट्स हैं वो बासानी उनको पिन पॉइंट किया जा सकता है कि ये कोविड-19 का पेशेंट है? नहीं, देखें, एक तो बहुत सारे 85% मरीज तो बिल्कुल जो है ना माइल्ड सिम्टम्स के साथ होते हैं, जिनको बहुत सारे एसिम्टोमेटिक है, उनको पता भी नहीं चलता कि वो कभी बीमार भी हैं, कुछ है भी। लेकिन वो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि उनको एहसास नहीं होता कभी बीमार हैं या कोविड पॉजिटिव है, तो इसलिए वो आराम से बाहर घूम रहे होते हैं, लोग उनसे मिल भी रहे होते हैं और लेकिन ये कैरियर होते हैं, ये ट्रांसमिट कर रहे होते हैं वायरस को, और ये ज़्यादा खतरनाक लोग होते हैं। तो इसलिए प्री रिक्विजिट अगर कोई ट्रैवल करके आया है उसकी ये जिम्मेदारी बनती है, और या किसी ऐसे ट्रैवलर से उसकी मुलाकात हुई है, कॉन्टैक्ट, जी सर आपकी मुझे आवाज़ की वजह से किसी को ना फैले। अच्छा जी। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि ये जो इसका फैलाव है, यानी लोग कराची में या सिंध में या हमारे मुल्क में ये समझ रहे हैं कि शायद लॉकडाउन इसका हल नहीं है, या अगर लोग बाहर निकलना चाहें तो अब बहुत दिन हो गए, अब निकल सकते हैं। सर, इस लॉकडाउन के हवाले से आप क्या कहते हैं, मजीद कितने दिन तक लोगों को घरों में रहने की जरूरत होगी ताकि इस बीमारी पर कंट्रोल किया जा सके? अगर सब लोग अगले 2 हफ्ते रिलीजियसली इसको फॉलो करें और बिला ज़रूरत पर सब बहुत ही ज़रूरत हो, जैसे कि कभी कुछ दवाई लेनी पड़ रही है या किसी खाने के लिए कुछ लेके आना पड़ रहा है, ग्रोसरी लानी पड़ रही है, या बीमारी की सूरत में हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, कोविड की वजह से नहीं, किसी और बीमारी की वजह से भी, इंसान तो किसी और वजह से बीमार हो सकता है। अगर ये रिलीजियसली फॉलो करे और घर से बाहर न निकले तो होपफुली इस पे कंट्रोल बहुत बेहतर हो सकेगा। डॉक्टर साहब, क्या सिर्फ लॉकडाउन ही इसका इलाज है, या उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं की गई या डिसइंफेक्शन जो कि बाकायदा बल्दियाती इदारों की जानिब से, सिंध हुकूमत की जानिब से, और प्रॉपर अगर ये स्प्रे नहीं किए जाते, डिसइंफेक्शन नहीं किए जाते और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी जाती, तो इस बीमारी पे काबू नहीं पाया जा सकेगा, चाहे जितना ही लॉकडाउन। ज़्यादा अहम चीज़ जो है ना, देखें, ज़्यादा अहम चीज़ जो है ना वो पर्सनल हाइजीन बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका हाथ को धोना, हाथ को बार बार साफ करना, साबुन के साथ धोना, जो अपने ये जो दरवाजे हैं या टेबल वगैरह पे अगर कोई ऐसी चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें जब खांसता है तो ये एयरबॉर्न नहीं है, ये जो है ना जब खांसता है तो 3 फीट के बाद ये वायरस नीचे गिर जाता है, किसी सरफेस पे चला जाता है, चाहे टेबल हो, कुर्सी हो, या आपने जब खांसी करके, हम लोगों की आदत ये होती है जब हम खांसी करते हैं तो हाथ या छींक आती है तो हाथ रख देते हैं, इसको अपने कोनी के अंदरूनी हिस्से से अपने छींक को कवर करें। और अगर क्योंकि हाथ पे ये हाथ कहीं भी लगेगा, अगर किसी को कोविड पॉजिटिव है तो कहीं पर भी किसी सरफेस पे लगेगा तो वहाँ वायरस चला जाता है, और दूसरा आदमी, सेहतमंद आदमी, वो उस पर हाथ लगाएगा तो वो, और हम लोगों की आदत भी होती है कभी यहाँ मुंह पे खुजा रहे होते हैं, कभी नाक पे खुजा रहे होते हैं, तो ये नाक के जरिए और मुंह के जरिए से जाता है। तो हाथ को सफाई रखना, पर्सनल हाइजीन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पर निस्बत ये कि सफाई तो वैसे शहर की वैसे ही सफाई होनी चाहिए, कोविड की वजह से ना भी, और बहुत सारी चीज़ें, मच्छर, डेंगू, शंगी, वो सारी चीज़ें उसी पर रहती है। सफाई का तो कोई नमल बदल नहीं है, लेकिन पर्सनल हाइजीन इस सूरत में बहुत इम्पोर्टेंट है।
और एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जी, जरूरी। अभी वक्त ऐसा है कि हम एक दूसरे को दूर से ही ग्रेट करते रहे, अस्सलाम वालेकुम कहें जबान से, उसमें ज्यादा है, क्योंकि सलामती की दुआ मिलती है। हम हाथ मिला लेते, सलाम नहीं करते, तो वो बेहतर ये कि हम आदत ये डालें कि जबान से सलाम करें, ताकि हम लोग को दुआ भी मिले और वो भी जवाबी दुआ दे आपको सलामती की। डॉक्टर साहब ये भी बता दीजिएगा कि जो लोग ग्रॉसरी करने के लिए जाते हैं, ग्रोसरी स्टोर्स पर जाते हैं या वहाँ से सामान लेके आते हैं, जाहिर सी बात है ग्रोसरी स्टोर पे हर टाइप के लोग होते हैं, पेशेंट्स भी बाज़ दफ़ा जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं जिनमें कोई अलामात नहीं है वो भी जा रहे होते हैं, चीज़ों को वो हाथ लगाते हैं, फ्रिज की चीज़ों को, बाकी चीज़ों को। क्या ये बात दुरुस्त है कि ये कहा जा रहा है कि फ्रिज में ये वायरस 12 से 15 दिन तक उस एनवायरनमेंट में रह सकता है, इसलिए नहीं, अपने घर में जो चीज़ें लेके आए उसको भी डिसइंफेक्ट करें? बिल्कुल बिल्कुल, देखें जो भी चीज़ लेके आए, जो बाहर की चीज़ हो उसको ज़ाया करें और अपने आप को, अपने हाथ भी साफ करें। जब बाहर से आए तो सबसे पहला काम ये करें कि अपने कपड़े उतार के दूसरे कपड़े पहन के फिर बच्चों से मिले या अपने वालिदैन से मिले और अपने हाथ को धोएं, साबुन के साथ सैनिटाइजर जेब में रखें, बार बार उसके साथ अपने हाथ को साफ करते रहें। करेंसी नोट को भी हैंडल करते हुए, क्योंकि मल्टीपल हैंड में ट्रांसफर होता है पैसा, जब भी लें तो उसको देने के या लेने के बाद जेब में रखने के बाद भी अपने हाथ को सैनिटाइजर से साफ करें। और अगर घर पे हैं तो साबुन और पानी, सबसे अच्छा साबुन और पानी है। आम आदमी क्यों हर एक सैनिटाइजर अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन आम साबुन और पानी से जितना साफ हो सकता है सैनिटाइजर वो चीज़ नहीं कर सकता। सर ये भी बता दीजिएगा कि ये कहा जा रहा है कि जूतों के जरिए या शूज के जरिए भी ये घर में वायरस आ सकता है? नहीं, शूज के जरिए इतना नहीं है, क्योंकि ये और शूज को कोई हाथ भी नहीं लगाता, नीचे से तो कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। तो असल चीज यही है कि आपके हाथ ये जो है जिसमें इससे ज्यादा ये ट्रांसमिट होता है और आप जिस उसके बाद आप अपने आँख को या हाथ को या नाक को या मुंह को लगा रहे होते हैं तो उससे ट्रांसमिट होता है। सर एक आखिरी सवाल भी आपसे करना चाहूँगा, नमाज के दौरान यानी जब बाजमात नमाज पढ़ी जाती है, समझिए अगर घर पे भी पढ़ी जा रही है या चंद लोग मिलके 8-10 लोग मिलके भी जमात कर रहे हैं, तो क्या सर ऐसी सूरत में अगर कोई भी कोविड पेशेंट उसी जानेमाज पे नमाज पढ़ता है और उस पर आप पढ़ लेते हैं तो क्या उससे भी वायरस लग सकता है? बिल्कुल, इसीलिए हमने जो गाइडलाइन जारी की थी उसमें यह था कि मसाजिद से जो है ना सफ़ें और ये दरिया उठा ली जाए और फर्श पे नमाज अदा की जाए। और जी सर आपकी आवाज़ ब्लीच का मॉप लगा दें। और अच्छी बात ये थी कि उलमा ने काफ़ी इस चीज़ को समझा है, उसकी गाइडलाइंस भी दे रहे हैं और लोगों को बता भी रहे हैं कि यानी सर आपका कहना ये है कि जानेमाज और दरियों की जगह या चटाई की जो सफ़े होती हैं उसकी जगह अगर फर्श के ऊपर या मार्बल के ऊपर नमाज पढ़ी जाए तो वो कहीं ज़्यादा सेफ है? कहीं ज़्यादा सेफ है और हर नमाज के बाद उसको मॉप कर लिया जाए इसके साथ, ब्लीच के साथ, क्योंकि ये जो है ना अभी फर्श पे भी अगर कोई लोग नमाज, कोई कोविड पेशेंट आके उसने किया है और अपने हाथ लगाए हैं या छींक आ गई है उसको, तो वायरस वहाँ हो सकता है, तो ब्लीच उसको मार देता है। सर तो कितने % ब्लीच जो है यानी सोडियम हाइपोक्लोराइड? एक हिस्सा वो रखे, 9 हिस्सा पानी को मिला के उससे वो करते हैं। यानी 10% का एक सोल्यूशन बनाया जाए। अगर हम 1 लीटर पानी में तो 100 ml के करीब अगर ये ब्लीच डाली जाए तो इससे ये मॉप लगाया जा सकता है। बिल्कुल जी, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब, CEO इंडस हेल्थ नेटवर्क हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। उनका ये कहना था कि सबसे अहम चीज़ कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए है पर्सनल हाइजीन, यानी अगर इंसान ज़ाती सफाई सुथराई का ख्याल रखे, ख़ास तौर पे घर में अपने हाथों को धोए और ऐसे कपड़े जो आप बाहर कई लोगों से मिलकर आ रहे हो तो अपने कपड़े भी चेंज करके फिर बच्चों के पास या वालिदैन के पास जाएँ तो फिर इस बीमारी को रोका जा सकता है। साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। मेरा नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन अब हम कुछ बात करना चाहेंगे कारोबार के हवाले से। यानी ये कहा जा रहा है कि शायद कुछ नरमी की जाए, जो ताजिर हजरात हैं उनसे मीटिंग में ये फ़ैसला किया गया है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि शायद कोई एक दिन करके कोई एक दिन मुख्तस किया जाएगा किसी एक फ़ील्ड के लिए, जिस दिन उस फील्ड की दुकानें खोली जाएंगी। लेकिन अभी बड़ा मसला ये है कि रोज़ाना उजरत पर काम करने वाले लोग, मेहनत या मजदूरी करने वाले लोग या ऐसे सफ़ेद पोश
लोग जिनको तनख्वाहें नहीं मिल सकी ऑफिस बंद होने की वजह से, वो बहुत मुश्किल का शिकार हैं। उन तक किस तरह से ये राशन पहुंचाया जाए, किस तरह उनके घरों के चूल्हे को जलता रखा जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या हमारे जो समाजी या सियासी तंजीमें हैं या जो पार्टीज़ हैं, क्या वो यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हुई हैं? क्या हुकूमत सिंध तमाम लोगों तक राशन पहुँचाने में कामयाब हुई है या नहीं? आज तकरीबन 25 रोज़ हो चुके हैं लॉकडाउन को। ऐसे लोग जिनके घरों में थोड़ा बहुत राशन मौजूद भी था, वो शायद अब ख़त्म होने वाला होगा या ख़त्म भी हो चुका होगा। बहरहाल नाज़रीन, इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं सरबराह बैतुल माल सिंध और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुनैद लाखानी साहब। अस्सलाम वालेकुम हुनैद लाखानी साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, जानना ये चाहेंगे कि यानी बैतुल माल सिंध जो है वो कहाँ तक अपनी काविशों में कामयाब हुआ है लोगों के घरों तक राशन पहुँचाने में? डॉक्टर साहब देखिए, राशन तो जिस दिन से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ उसी दिन से बंटना शुरू हो गया। हजारों लोगों को बांटना शुरू हुआ। कई जगहों पे जो है राशन बांटने की वजह से मुश्किलात आ रही थी, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो सक रही थी। तो उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, रेंजर्स, पुलिस, सब ने बहुत मदद की, बहुत अच्छा हुआ। अभी भी मैं धोबी घाट की तरफ जा रहा हूँ, वहां पे राशन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो राशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो तो चल रहा है, चलता रहेगा। लोगों को कैश भी कुछ मिल गया है, 3-4 हजार रुपए महीना, 12 हजार रुपए टोटल। बहुत सारे लोगों को बहुत सारा कुछ मिल गया है। लेकिन हमारी पॉपुलेशन कितनी है, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि पूरा मुल्क ऑलमोस्ट लॉकडाउन पे है। सारी की सारी इंडस्ट्रीज बंद हैं, सारे के सारे मजदूर जो है वो घर बैठे हुए हैं, सबकी जमा पूंजी जो है खत्म हो गई है। लोग बहुत ज्यादा परेशान जो हैं वो छोटी छोटी जरूरत की वजह से, जैसे किसी घर पानी की टैंकी बंद, वो खराब हो गई है छत की, तो वो बाल्टियों से गुजारा कर रहा है। किसी के कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो गई है, फ्रिज खराब हो गए, तो वो ठीक नहीं करा सक रहे। किसी को मैं जानता हूं लोगों को जिनको वाइफ को डीएनसी के लिए ले जाना पड़ा, तो जो 25,000 रुपए का टोटल नुस्खा होना चाहिए था, उसको 1,20,000 रुपए का खर्चा पड़ गया और पूरी लाइफ सेविंग चली गई। हॉस्पिटल तक बीवी को लेके जाना, वो सारी जो डिलीवरीज हो रही हैं, डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, हार्ट के पेशेंट्स हैं, ओपीडीज बंद हुई हुई हैं, इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं। सो राशन इज नॉट द ओनली थिंग। राशन में तो चावल और दाल मिल जाती है, लेकिन घर के अंदर जरूरियात की चीजें और लाखों होती हैं। सो वो इस लॉकडाउन के ऊपर मेंटेन नहीं कर सकते। गुजारिश करके लोगों से कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग करें, अपने कारोबार भी खोलें और साथ साथ डिस्टेंसिंग को भी प्रॉपर्ली मैनेज करें। और अब जो जिम्मेदार लोग हैं कारोबार के, उनकी जिम्मेदारी हो गई है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। क्योंकि हुनैद साहब, एक बड़ी तजाद नजर आता है वफाकी हुकूमत या सिंध हुकूमत के जो ऑर्डर्स आते हैं उनमें अवाम परेशान है कि किस चीज़ को फॉलो किया जाए। वफाकी हुकूमत की जानिब से कहा जाता है कि नरमी दी जाएगी, मुख्तलिफ जो फील्ड्स या जो शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनको कारोबार की या दुकान खोलने की इजाज़त होगी। सिंध हुकूमत की जानिब से ऐलान किया जाता है कि बहुत सख्त लॉकडाउन किया जाएगा, इजाज़त नहीं दी जाएगी। सर, आपकी जानिब से भी आज कुछ SOPs जो हैं आपने शेयर की थी। सर, क्या समझते हैं, क्या मतलब सर इतना बड़ी ग्लोबल इमरजेंसी है, क्या ये मुमकिन नहीं है कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत मिल के एक SOPs या सेम डायरेक्शंस जो हैं वो जारी करें ताकि या लोग कंफ्यूज ना हो, लोग घरों से बाहर निकलते हैं? मैं ये समझता हूँ कि ये जो कोरोना की वजह से जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है सोसाइटी पे, वो इतना ज्यादा खराब है कि हर आदमी जो है वो चिड़चिड़ा हुआ है, लड़ने को तैयार हुआ है। ये पॉलिटिशियंस और लीडरों की तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इस मामले में, इस वक्त में बहुत ज्यादा सब्र तहम्मुल से काम लें और कोई रास्ता जो है वो निकालें ताकि कौम को स्टेयर कर सके सही डायरेक्शन में। इस वक्त पॉलिटिक्स का बिल्कुल कोई बीच में गुंजाइश नहीं है। हमें जो है काम करना पड़ेगा, खिदमत खल्क समझ के करना पड़ेगा, अल्लाह की रजा के लिए करना पड़ेगा, सबको मिलके करना पड़ेगा। इस वक्त कोई पॉलिटिकल पार्टी को ये वायरस नहीं देखता, ना ये वायरस किसी रिलीजन को देखता है, ना किसी फिरके को देखता है। ये तो हमें इस वक्त इन सारी चीजों से बारातर होकर काम करना चाहिए। मैं जो भी
पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, चाहे वो हमारे चीफ मिनिस्टर हों, चाहे छोटे मोटे मिनिस्ट्रान हों, उनको मैं कहता हूं कि अगर कोई बात हो भी गई है तो दरगुजर करें और एक अपनी लीडरशिप का मुजाहरा करें। इस वक्त अगर वो नहीं करेंगे तो फिर और कब करेंगे? देखिए ना, पिछले 12-15 साल से हम देख रहे हैं कि कोई हॉस्पिटल नहीं बने इस सूबे में। आज भी जो इकोनॉमिक डिजास्टर है उसकी वजह ये है कि कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई, कोई विजन नहीं है। पूरा मुल्क जो है लूट मार और उस पे चलता आ रहा है और वही एक कल्चर बना दिया है। हर आदमी आज राशन डिस्ट्रीब्यूशन में भी लगा रहे हैं तो 12,000 की जगह 11.5 दे रहे हैं कोई उनको, कोई और छोटा छोटा जो लोएस्ट लेवल पे लोग हैं वो भी करप्शन के अंदर लग गए। मैं नहीं कहता कोई पॉलिटिकल पार्टी इसमें जिम्मेदार है, लेकिन ये वक्त नहीं है कि हम गरीब लोगों के मुंह से निवाला छीने, चाहे वो 500 रुपए का ही टीका हो, वो भी उनको नहीं देना चाहिए इस वक्त, बल्कि 500 और अपने पास से देने चाहिए कि ये लो भाई जाओ घर पे। और ये सोशल मीडिया का भी वक्त नहीं है कि हम सोशल मीडिया के ऊपर अपनी जो है स्कोरिंग करें। इस वक्त जो है वो अल्लाह की रजा के लिए काम करेंगे तभी ये वबा टलेगी। सर लेकिन देखिए, वफाकी हुकूमत की जानिब से ये भी कहा जा रहा है, मुख्तलिफ नुमाइंदे आपकी सियासी जमात के या वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे वो ये कहते हैं कि शायद सिंध हुकूमत जानबूझ के लॉकडाउन को एक्सटेंड कर रही है ताकि वफाकी हुकूमत को जो एक्सचेकर जो कि कराची से या सिंध से एक टैक्सेस का बड़ा हिस्सा कराची से जाता है वो रोका जा सके। फिर सिंध हुकूमत की जानिब से ये कहा जाता है कि वफाकी हुकूमत को सिर्फ अपने टैक्सेस के पैसे या कारोबार खोलने से मतलब है, उन्हें अवाम की जान से या सेहत से कोई गर्ज नहीं है। सर कहाँ तक इसमें सदाकत है? क्या ये आपस में एक दूसरे पर इल्जाम तराशी होती रहेगी? 70% रेवेन्यू कराची से जाता है, पूरे सूबे सिंध के रेवेन्यू का 95% कराची से जाता है। तो इसमें तो ना फेडरल गवर्नमेंट का ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट का इसमें कोई फायदा है कि कराची के मईशत को खराब किया जाए। लेकिन मईशत पिछले 12, 13, 15 सालों से हम देख रहे हैं, जो हुक्मरान इस सूबे में आया उसने इस सूबे को खराब किया और पीछे धकेला है। आप देखिए कराची के को कंपेयर करें आप लाहौर के साथ, तो कितना हैपनिंग सिटी हो गया है, हर चीज बन रही है, डेवलपमेंट हो रही है, काम हो रहा है, बिजनेसेस चल रहे हैं, फैक्ट्रीज लग रही हैं। आप गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान, इन तमाम की डेवलपमेंट देखें तो हर शहर जो है वो कराची से बहुत तेजी से आगे निकल गया है। उसकी वजह ये नहीं है कि कराची में रेवेन्यूज की कमी है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि कराची को एक चारों तरफ से घेरा हुआ है और गिद्धों की तरह कराची के ऊपर बैठे हुए कि किसी तरह इसके बिजनेसमैनों को नोचा जाए, और उसकी वजह से बिजनेसमैन भाग रहे हैं यहाँ से। कई बार आपने देखा कि दुबई जो है वो कराची के बिजनेसमैनों से चल रहा था, कनाडा में बहुत सारे लोग मूव हो गए, अब भी जो है ये भगाए ही जा रहे हैं। देखिए बिजनेसमैनों को आज भी अगर आप एक अच्छा एनवायरनमेंट दे देंगे बिजनेस का, तो कराची में जो एंटरप्रेन्योर है वो पूरे पाकिस्तान में नहीं है, उस एंटरप्रेन्योर को हमें यूज करना चाहिए। हम एसएमईज की बात करते हैं, एसएमईज कराची में है और उनको अगर हम नहीं सपोर्ट करेंगे, इस वक्त कोई डायरेक्शन नहीं देंगे, उनके लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स नहीं बनाएंगे, उनके लिए टैक्स फ्री जोन्स नहीं बनाएंगे, उनके लिए ब्यूरोक्रेसी फ्री जोन्स नहीं बनाएंगे, तो आगे आज देखिए ना कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री फेडरल गवर्नमेंट ने खोल दी है, लेकिन इधर केबीसीएच से कौन अप्रूवल्स लेगा? यहाँ पे तो एक काका जाता है तो मामा आ जाता है, मामा जाता है तो चाचा आ जाता है, वन आफ्टर अनदर कोई ना कोई आके जो है वो लंबा करेगा और होगा। उसका नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि वो 200 गज की बिल्डिंग पे और इलीगल जो है वो 4 मंजिला 6 मंजिला बिल्डिंग बनेगी, तो कल नहीं परसों वो गिरेगी, नुकसान होगा, ना पानी की लाइनें डलेंगी, ना ड्रेनेज डलेगा, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, और वो नुकसान जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है शहर को। हुनैद साहब आप क्या समझते हैं, क्योंकि सर आपका भी ताल्लुक है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से, तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या ये जो वफाकी हुकूमत की जानिब से रिलीफ पैकेज भी दिया गया, खोलने की इजाज़त भी दे दी गई, अभी तक कुछ एसओपीज भी सामने आ गए हैं सिंध हुकूमत की जानिब से भी, लेकिन सर बिल्डर्स का ये कहना है कि जो क्लाइंट्स हैं, जो बायर्स हैं, उनमें इतनी अभी पेइंग कैपेसिटी है ही नहीं कि बिल्डर्स अपनी रिकवरीज कर सकें, इसलिए मैं तो किसी को भी नहीं देख रहा हूँ कि बायर्स के लिए मुश्किल है, लेकिन कम से कम एक अच्छा एनवायरनमेंट तो दे दें उनको ताकि बिजनेसेस स्टार्ट होना शुरू हो जाएं। इस वक्त तो शहर के अंदर
प्री अप्रूव्ड बिल्डिंग्स होनी चाहिए और वो ऑक्शन होनी चाहिए कि जी 500 बिल्डिंगें जो है वर्ल्ड क्लास, ताकि हम कराची का फेस चेंज कर दें, कराची का लैंडस्केप चेंज कर दें। तो ऐसे विजनरी आदमी, और ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, कराची में ऐसे कई आर्किटेक्ट्स हैं जिनको हायर करके 50-100 आर्किटेक्ट से 50-100 वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग्स डिजाइन करा के प्री अप्रूव करके ऑक्शन किए जा सकते हैं। पहले भी एक जमाने में गुलिस्तान जौहर आया था, गुलिस्तान जौहर में बहुत सारे डेवलपर्स ने काम किया, लेकिन उसकी प्लानिंग ठीक नहीं हुई थी। उसी से पहले आप देखें नाज़िमाबाद की प्लानिंग कितनी अच्छी हुई थी कि आज भी वहां पे खुला खुला माहौल है। तो इसी तरह और हमें फर्दर शहर के अंदर सबर्ब्स बनाने होंगे, डिजाइन करने होंगे, और वो वर्ल्ड क्लास तरीके से डिजाइन करने होंगे, ताकि हम एक मॉडर्न वर्ल्ड का मुकाबला कर सकें, कराची को ले जा सकें उस लेवल पे। और पोटेंशियल है, पोटेंशियल बहुत है, काम करने वाले जो है उनकी नीयतें ठीक नहीं है। जिस वक्त साफ नेक नीयत लोग आ जाएंगे, मामला आप देखेंगे खुद ब खुद हल होंगे, बरकत भी आएगी, अल्लाह ताला भी मसले हल करेगा और इस किस्म की वबाएं भी नहीं आएंगी। अच्छा सर, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा। उन्हें साहब मुझे बता दीजिएगा कि कराची के हवाले से खास तौर पे आप लोगों के पास मैंडेट है सर, कराची से काफ़ी सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं सर, कोई टास्क फोर्स, कोई ऐसी टीम बनाई गई है जो कम से कम ऐसे लोगों की निशानदेही करे जिसको अब तक कोई इमदाद या राशन ना मिल सका हो, या अपनी सफ़ेद पोशी की वजह से वो शख्स सामने ना आना चाहता हो? कोई ऐसी टीम काम कर रही है जो ऐसे लोगों की निशानदेही करे आप लोगों की जानिब से, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? बात बिल्कुल ठीक है, कराची ने मैंडेट पीटीआई को दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची का मैंडेट सिंध में कोई उसकी वो वैल्यू नहीं है। सिंध में हुकूमत एक कोई छुपा हुआ कोई कानून है कि सिंध में हुकूमत जो है वो कराची वालों की नहीं होगी कभी भी, और कराची का काम कराची का मेयर ही नहीं कर सकेगा। तो इवेंचुअली घूम फिर के जो है वो हम दोबारा उसी शिकंजे में फंस जाते हैं कि एक लूट मार का माहौल बन जाता है, और चारों तरफ से जो मैं कहता हूँ घेरा हुआ है वो गिद्धों ने कि भाई आप कोई घर बेचेंगे तो उसमें आपको पैसे देने हैं, आपने कोई बिल्डिंग बनानी है तो उसमें आपने पैसे देने हैं, आपने कोई इंडस्ट्री बनानी है तो उसमें 500 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे पैसे लेने के लिए। सो हर जगह से बिजनेसमैन को तंग किया जाता है। आज भी अगर हम अकल के नाखून नहीं लेंगे तो बहुत ज्यादा बुरा हाल होगा, क्योंकि पूरी दुनिया रिसेशन में जा रही है और हम तो पूरी दुनिया के लिए ही काम करते हैं ना, उन्हीं के लिए हम फैक्ट्री हैं, हम इधर चीजें बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, लेदर की चीजें बनाते हैं। तो हम जब उनको जरूरत नहीं होगी, उनके पास पैसे कम होंगे तो हमें भी कम पैसे देंगे, हम कम बना सकेंगे। तो आज वक्त की जरूरत ये है कि हम कराची को जो इकोनॉमिक चंक है बड़ा, उसके अंदर ले जाएं, जो नॉलेज इकोनॉमी का हिस्सा है, जो आईटी का हिस्सा है, उसके अंदर ले जाएं, और प्रॉपर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना लें ताकि इन चक्करों से निकल जाए बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट जो इन्होंने बनाया हुआ है सिस्टम, और इतने अजीब से रूल्स ब्यूरोक्रेसी ने बनाए हुए, ये करना है। तो अभी देखिए ना, आजकल भी ये जो कोरोना में इतनी दुकान खुल सकती है, इतनी दुकान नहीं खुल सकती, उसके अंदर भी रिश्वत का बाजार गर्म हो जाएगा। जिस आदमी को मिल रहे होंगे वो हर चीज कर रहा होगा पूरे, जिस थाने वाले को या जिस इलाके के इंस्पेक्टर को नहीं दे रहा होगा वो सब कुछ कर भी रहा होगा तो उसको पकड़ लिया जाएगा। ऐसा हुआ है, बहुत सारे बेकरीज वालों को पकड़ के बंद किया, पैसे लेके छोड़ा है। अब बेकरीज का अगर नहीं लिखा हुआ था उसमें तो इसका मतलब ये तो नहीं है फूड आइटम, ये बेसिक नेसेसिटी है बेकरीज भी। तो इस तरह बहुत सारी चीजें होती हैं यहाँ पे जो घूम फिर के हम दोबारा से उसी चक्कर में, रिश्वत और करप्शन के चक्कर में फंस के खराब कर देते हैं अपनी मईशत को। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हुनैत लखानी साहब, सरबराह बैतुल माल सिंध और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे कराची के ताजरों के हवाले से, और आपको ये बताते चलेंगे कि आज ताजरों की एक मीटिंग भी हुई जो कि वज़ीर तालीम और मेहनत सईद गनी और मुशीर क़ानून तर्जुमान सिंध मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें ताजर बिरादरी के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने शिरकत की, और ताजर बिरादरी को ये यकीन दहानी कराई गई कि एक दिन का और वक्त चाहिए होगा, और उसके बाद जो तजावीज़
ताजर बिरादरी ने पेश की हैं सईद गनी साहब को और मुर्तज़ा वहाब को, ये तजावीज़ जो हैं ये वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के सामने रखी जाएंगी और बहुत मुमकिन है या उम्मीद की जा रही है कि इन तजावीज़ के हवाले से SOPs और जो मुतालबात किए गए हैं वो माने भी जाएंगे। आपको भी बताते चलें कि इससे कबल ताजरों ने 2 रोज़ कबल जो है वो लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी का ऐलान किया था और ये कहा था कि तमाम दुकानें खोली जाएंगी, लेकिन उसके बाद उसी रोज़ शाम में कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी के साथ ताजरों के नुमाइंदों ने एक मीटिंग की और उसके बाद फिर ये डिसाइड किया गया कि फ़िलहाल हुकूमत के साथ जो है ना ये यानी जो उन्होंने लॉकडाउन का ऐलान किया उसके साथ उसकी पाबंदी की जाएगी। 2 दिन का टाइम लिया गया था। बहरहाल नाज़रीन, हम इस वक्त बात करना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ रिजवान इरफान साहब मौजूद हैं जो कि ताजिर रहनुमा हैं, यानी जो कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन है उसके रहनुमा, उनसे हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम। सर मुझे बताइएगा कि अब मीटिंग के बाद ये फैसला हुआ है कि 1 दिन का वक्त मजीद लिया गया है और ये भी कहा जा रहा है कि शायद हफ्ते में कोई 1 दिन हर फील्ड के ताजिर को दिया जाएगा कि वो अपना कारोबार खोल सकता है। क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल ये बात हुई है हमारी मिनिस्टर साहब से, हमने सारी तजावीज़ दी उनको कि हमारी मार्केटें 1 महीने से बंद है, तमाम कराची की बल्कि पूरे सिंध की मार्केटें बंद पड़ी हुई हैं। उसमें जो है लोगों का कारोबार का नुकसान हो गया, लोग जो है अपनी तनख्वाह नहीं दे पा रहे लोगों को, और भी जो है बहुत से मसाइल पैदा हो गए हैं। तो इस सिलसिले में हमें कोई जो है लॉकडाउन में नरमी करते हुए कोई सब्स्टिट्यूट डील बनाया जाए, जैसे 1 दिन किसी और मार्केट का, दूसरे दिन किसी और मार्केट का। उससे ये भी होगा, रश भी नहीं होगा, और उसके अलावा जो आप कहते हैं कि कोरोना के मुताबिक जो हम जो है सेफ्टी मेजर भी लेंगे और सारी चीज़ें करेंगे। तो उन्होंने कहा ये आपकी अच्छी तजावीज़ हैं, ये इंशाल्लाह जो है हम CM साहब के पास पहुंचाएंगे, क्योंकि टास्क फोर्स में ये फैसले होते हैं। आज टास्क फोर्स का जो है इजलास नहीं हुआ था क्योंकि CM साहब कराची से बाहर थे, तो कल इजलास में होगा, इजलास में रख के जो फैसले होंगे और CM साहब से हमारी मुलाकात कराएंगे ताकि ये हमारा मसला हल हो और लोग जो है अपना जो कारोबार कर सकें महफूज तरीके से, और जो है लोगों को जो बेचैनी है, जो परेशानी है, उससे दूर निजात दी जाती है। सर मुझे ये भी बताइएगा कि जो SOPs या सोशल डिस्टेंसिंग कही जाती है, ख़ासतौर पे अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की बात करूं या जो अब्दुल्ला हारून रोड पे जो मार्केट्स हैं उनकी बात करूं, सर आप समझते हैं क्या ये मुमकिन है कि वहाँ 3 मीटर का फासला रख के जो क्लाइंट्स हैं वो मौजूद रहें दुकानों में और ये तमाम SOPs उनका ख्याल रखा जा सके, ख़ासतौर पर जितनी कंजस्टेड ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स हैं? बिल्कुल ये कोई चीज नामुमकिन नहीं है। आप अभी अगर किसी डिपार्टमेंट स्टोर में जाते हैं, वहाँ भी तो बाहर लाइनें लगती हैं। जो लाइनें लगाना जो है वो रेंजर्स और पुलिस का काम है। हम अपने दुकानदारों को सेफ्टी मेजर लेने सकते हैं, हम उनको कहते हैं मास्क पहने, ग्लव्स पहने, सैनिटाइजर लगाएं और खुद दूर थोड़ा खड़े हो। तो ये सब चीजें हो सकती है मुमकिन, अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो बिल्कुल मुमकिन है, ये मसला हल हो सकता है बिल्कुल। सर और कोई मुतालबा आप लोगों की जानिब से रखा गया है कि पूरा किया जाए, जिसकी वजह से यानी ये 2 दिन का टाइम लिया गया था और अब फिर मजीद कुछ मोहलत ली गई है? क्या भाई ऑनलाइन से जो है ऑनलाइन के थ्रू, जैसे लोगों की दुकान बंद है या गोदाम बंद है, गोदाम के थ्रू कोई एक चीज जो है पहुंचा सके ऑनलाइन के थ्रू, ये भी उन्होंने तजावीज़ दी है। ये भी उन्होंने कहा कि ये अच्छी तजावीज़ है, इस पर अमल दरामद करने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह जो है इस मसले को जो है हल होगा। ताजिरों के साथ मिल के जो है फैसला करेंगे इंशाल्लाह। गवर्नमेंट भी चाहती है कि लोगों को नुकसान भी ना हो और हम कोरोना से बच सकें। सर मुझे एक आखिरी सवाल मुझे ये बता दीजिएगा कि आपकी जो ताजिर तंजीमें हैं उनमें भी तो आपस में इत्तेफाक नहीं होता। कुछ तंजीमें हैं वो एक ऐलान करती हैं, कुछ दूसरी तंजीमें उससे लाताल्लुकी का ऐलान करती हैं। क्या आप लोगों में इत्तेहाद है या अब भी बहुत सारी तंजीमें ऐसी हैं जो कि आपसे लाताल्लुकी का ऐलान करती हैं? असल में वजह ये है कि बहुत से लोग अपने मफादत के तहत काम करते हैं। लोगों को हम जो है लोगों के मुताबिक जो मफाद में काम करते हैं, अपने ताजिरों के मफाद में। हम चाहते हैं लोगों का रोजगार चले, हमें कोई मकसद नहीं, हम तो खुद बैठ सकते हैं, लेकिन हमारे ताजिर जो छोटे ताजिर हैं वो आप नहीं बैठ पाएंगे, वो कारोबार से बड़े परेशान हैं। हम उनके लिए बात करते हैं, हम अपने लिए बात नहीं करते। हम तो 1 महीने